subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबा, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। करियर गाइडेंस आज हम देखेंगे व्हाट इज़ यूपीएससी, यूपीएससी क्या होता है और हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूट करती है, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। It is the premier recruiting agency for the government of India. UPSC is responsible for recruiting candidates for the all Indian services, central services and cadres as well as the armed forces of the Union of India. यानी यूपीएससी जो है ये एक रिस्पॉन्सिबल रिक्रूटिंग एजेंसी है भारत सरकार की, जहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज के और कैडर्स, आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को यूनियन ऑफ इंडिया के लिए सेलेक्ट किया जाता है। ये ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस क्या है? द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, ब्यूरोक्रेटिक सिविल सर्विसेज, considered the premier civil service of India. The IAS is one of the three arms of the all India services along with the Indian police services, Indian forest services. Members of these three services serve the government of India as well as the individual states. IAS officers may also be deployed to various public sector undertakings. यानी ये ऑल इंडिया सर्विसेज, ब्यूरोक्रेटिक सिविल सर्विस, इसके लिए काम करते हैं। ये तीन का एक हिस्सा है। सबसे पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस, उसके बाद है इंडियन पुलिस सर्विसेज आईपीएस, उसके बाद है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आईएफएस। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में भी ये काम करते हैं, जैसे कि हिंदाल्को, नाल्को, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऐसी जितनी भी भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वहाँ पर भी ये काम करते हैं। बड़े ओहदों पर फायज होते हैं। इनका काम डिसीजन मेकिंग का होता है। अब कोई भी यूपीएससी एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसे देने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है? एक डिग्री होना ज़रूरी है। डिग्री यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीबीएस, बी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियर भी दे सकते हैं, डॉक्टर भी दे सकते हैं, मास्टर्स डिग्री वाले भी दे सकते हैं। मिनिमम कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मेसी सब दे सकते हैं। और जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम के इंतज़ार कर रहे हैं वो स्टूडेंट भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब देखते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस क्या है। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज एंड अ ब्यूरोक्रेटिक सिविल सर्विस कंसिडर्ड द प्रीमियर सिविल सर्विस। यानी ये ब्यूरोक्रेसी का एक सबसे अहम मजबूत स्तंभ है जिसे आईएएस कहते हैं। अब जो कैंडिडेट्स जो आईएएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मेसी, एमबीबीएस, बी, ऐसा कोई भी एक ग्रेजुएशन का कोर्स करना ज़रूरी है किसी भी यूनिवर्सिटी से। उनकी मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र उनकी 32 साल होना चाहिए। उससे ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होना चाहिए। अब इनकी बेसिक सैलरी क्या होती है? किसी भी आईएएस ऑफिसर की बेसिक सैलरी 56,100 रुपये से होती है। इसमें टीए, डीए और एचआरए ये एक्स्ट्रा होता है। 56,100 ये बेसिक होता है और उनकी सैलरी बढ़ते बढ़ते 2,50,000 तक की जा सकती है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल के लोगों की सैलरी होती है। अ करियर इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज़ वन ऑफ द मोस्ट साउट आफ्टर प्रोफेशंस इन इंडिया। यानी सबसे लुभावना करियर होता है आईएएस का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। सबसे पहले देखते हैं कि आईएएस अगर बनना है तो आपको क्या करना है। सबसे बेहतरीन, अगर आपको आईएएस के लिए अगर आप तय कर लिए कि सिर्फ आपको आईएएस ही करना है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो आपने सिर्फ आर्ट्स लेना है। बैचलर इन आर्ट्स यानी कि आप बीए करेंगे। यू कैन टेक मेजर पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, हिस्ट्री वगैरह होते हैं। अब दूसरे सब्जेक्ट भी होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स वगैरह। अब ये सब्जेक्ट के साथ में आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, सीजीएल का,
और जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं जैसे कि एमपीएससी वगैरह, और आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो क्या है आईएएस का। अगर हम आईएएस का प्रीलिम का जो पैटर्न देखेंगे तो इसमें सबसे पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं और उसको 200 नंबर होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ का पेपर सेकंड है जिसे सी सेट कहते हैं, ये क्वालिफाइंग क्वेश्चन होता है। ये 80 क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड होता है, 200 मार्क्स, लेकिन ये कंसिडर नहीं किए जाते, टोटल 200 मार्क्स ही होते हैं। अब देखेंगे कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो कैसे डिज़ाइन किया गया है। IAS प्रीलिम्स सिलेबस इज़ एन ब्रिज वर्जन ऑफ द IAS मेन एग्जाम एक्सेप्ट फॉर द एथिक्स सिलेबस। ये एथिक्स सिलेबस अलग होता है, लेकिन IAS प्रीलिम का जो एग्ज़ाम होता है ये एक ब्रिज होता है IAS के मेन एग्ज़ाम में। यानी पहले IAS प्रीलिम्स का एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद IAS का मेन का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ओरल होगा और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। IAS प्रीलिम का एग्ज़ाम जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs बेस होता है और इसमें आपको राइट आंसर जो है ऑप्शन में दिए जाते हैं, वो आंसर लिखना होता है। IAS प्रीलिम एग्ज़ाम जो है इसके 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अब देखिए इसमें पेपर सेकंड जो है वो सी सेट पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता। IAS प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो यूपीएससी के वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के ज़रिए दिया जाता है। अब देखिए ये सिलेबस इस तरीके से आ जाता है IAS प्रीलिम्स का। जनरल स्टडीज़ फर्स्ट है, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स यानी माशियात एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जनरल साइंस। अब जनरल स्टडीज़ का सेकंड जो एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर होता है ये कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये क्लास 10th के लेवल का होता है, मैथमेटिक्स। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डाटा सफिशिएंसी, ये भी क्लास 10th का लेवल का होता है। अब देखेंगे IAS प्रीलिम्स का सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट है, ये करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर्स पे होता है। नेशनल यानी भारत के और इंटरनेशनल यानी पूरी दुनिया की इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं उसके बारे में इसमें मालूमात पूछी जाती है। उसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारत का इतिहास, तारीख़ और भारत की जद्दोजहद आज़ादी, नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछे जाते हैं सवालात। इसके अलावा इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, अब भारत की और पूरी दुनिया की जो ज्योग्राफी है, फिज़िकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी जो ज्योग्राफी में पूरे भारत की तबाही साख्त, समाजी साख्त, माशी साख्त और पूरी दुनिया की जो तबाही समाजी माशी साख्त होती है उसके बारे में पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज़। अब ये भारत की जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिक्स है उसके बारे में पूछा जाता है। गवर्नेंस कैसा हो रहा है उसके बारे में पूछा जाता है। भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, इसके राइट्स और इश्यूज़ के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा इकोनॉमिक यानी माशिया, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी यानी गरीबी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स वगैरह सब के बारे में मालूमात हासिल की जाती है। अब ये मालूमात पूछी जाती है, आपको ये सब चीज़ें पढ़ना चाहिए। उसके अलावा जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट होती है, इसके बारे में भी माहौलियात के बारे में बड़े पैमाने पर पूछा जाता है और जनरल साइंस के बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं। IAS प्रीलिम्स का सेकंड जो पेपर होता है ये सी सेट के बेस पर होता है। इसमें कॉम्प्रहेंशन दिया जाएगा यानी कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा। इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, यानी ये
आपके क्लास 10th के NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन या MTSC का बेस जो होता है, उसमें जो मेंटल एबिलिटी के पूरा का पूरा सिलेबस है उसके हिसाब से इसमें पूछा जाता है। IAS सिलेबस जो है मेंस का एग्ज़ाम कैसे लेते हैं अब देखते हैं। IAS मेन एग्ज़ाम इज़ अ डिस्क्रिप्टिव, यानी डिस्क्रिप्टिव होता है, ये वजाहती होता है, एक कन्वेंशनल टाइप होता है, यानी इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर लिखने पड़ते हैं और लॉन्ग आंसर होते हैं। जनरल स्टडीज़ का पेपर जो है इसमें 4 भागों में बांटा हुआ है और उसके मार्क्स भी 250 के हिसाब से दिए जाते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले नेम ऑफ द पेपर और मार्क्स अलॉटेड। वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सेलेक्टेड, यानी कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज को सेलेक्ट किया जाता है जो भारत के 8वें शेड्यूल में है, 300 नंबर के लिए होता है। ये क्वालिफाइंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा इंग्लिश है, ये भी क्वालिफाइंग के लिए ज़रूरी है। अब देखिए इसमें से आप मराठी पहला जो ए सेक्शन है, यानी इसमें जो इंडियन लैंग्वेज है जिसमें मराठी, हिंदी, उर्दू या फिर पंजाबी, कन्नड़ा, तेलुगु, ये ज़बानों में से कोई भी एक ज़बान आपको सेलेक्ट करना है। 300 नंबर के पर्चा होता है। दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, ये भी 300 मार्क्स के लिए यहाँ पर अलॉटेड होते हैं। एक ऐसे पूछा जाता है, ये 250 मार्क्स के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट है 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ का पेपर सेकंड 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ का पेपर थर्ड 250 मार्क्स, जनरल स्टडी का पेपर फोर्थ 250 मार्क्स। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा पेपर 1 में 250 मार्क्स, और ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट का और एक रहेगा, ये भी 250 मार्क्स। इस तरीके से IAS मेन के रिटर्न के टोटल 1750 नंबर रहेंगे। इसके अलावा IAS का इंटरव्यू होता है 275 नंबर के लिए और टोटल मार्क्स होते हैं 2025। और इस तरीके से आप IAS का मेन एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। अब IAS का जो मेन एग्ज़ाम है, जैसे ये नाम से ही जाहिर होता है, ये एक सिलेक्शन बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें ये रिटन एग्ज़ाम होता है और इसमें पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। UPSC आपको सिलेबस ऑलरेडी नोटिफिकेशन के ज़रिए वेबसाइट पर दे देता है और आपको UPSC के सिलेबस के ज़रिए पेपर वाइज जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसके हिसाब से प्रिपरेशन करके तैयारी करनी चाहिए। अब IAS का जो सिलेबस है इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेजेस के अलावा एक पेपर होता है एसे का। अब देखिए लैंग्वेजेस का जो पैटर्न है उसमें आपको ख़ास तौर पर ग्रामर, राइटिंग स्किल वगैरह पर तवज्जो देना है। लेकिन जो एसे का पेपर है इसमें कोई चीज़ आपको IAS के एसे के पेपर के बारे में सिलेबस में नोटिफिकेशन में बताई नहीं रहती है, उसका कोई मेंशन नहीं रहता है। लेकिन इसका जो आउटलाइन है वो बहुत ब्रॉड होता है, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको उसकी हिंट ज़रूर दी जाती है। अब इसमें क्या होता है कि आपको UPSC की तरफ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका जो सब्जेक्ट जो है ऐसे का वो आपके आइडियाज़ को इस बेहतर तरीके से आपको वहाँ पर पेश करना है कि लिखने के बाद में उसके बेहतरीन क्रेडिट आपके इफ़ेक्टिवनेस और एक्सप्रेशंस के ज़रिए ज़ाहिर होना चाहिए। अब UPSC के जो एसे होते हैं उसके टॉपिक ख़ास तौर पर कौन से होते हैं? एक तो फ़िलासफ़ी यानी फ़लसफ़े पे होता है, दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरा होता है इंटरनेशनल सिनेरियो। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? जहाँ पर पब्लिक के जो मेल जोल और काम और गवर्नेंस की बात होती है उसके बारे में आता है। इंटरनेशनल सिनेरियो यानी आलमी मंजरनामे के ऊपर भी आपको ऐसे लिख सकते हैं। और द वर्ल्ड का जो व्यू है कैंडिडेट का उसके ज़रिए ऐसे में वो पूछा जाता है और उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कितनी शक्ति है उसकी जांच होती है। अब ये जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट है, इसमें जो सवाल आते हैं उसके बारे में देखेंगे। ये टॉपिक होता है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसके ऊपर इसका पूरा जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होता है। अब इसमें इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट्स, फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। यानी ये बहुत डिटेल में चीज़ें पूछी जाती है, जैसे कि आर्ट्स के बारे में, फॉर्म, लिटरेचर यानी अदब के बारे में, आर्किटेक्चर, भारत का आर्किटेक्चर कैसा है, पुराना और नया कैसा है।
इसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मिडल और 18th सेंचुरी से अभी तक के उसके इवेंट्स, पर्सनालिटी और इशू, लोगों के बारे में मालूमात, सब चीज़ें पूछी जाती है। उसके बाद भारत की जो आज़ादी है, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसके बारे में, उसकी स्टेजेस के बारे में, कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, कौन आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके बारे में पूछा जाता है। कहाँ कहाँ पर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी भारत आज़ाद होने के बाद में भारत कैसा बना, उसके बाद में भारत का रीऑर्गेनाइजेशन कैसा हुआ। फिर इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, जो इवेंट्स हुए अलग अलग किस्म के 18वीं सदी से लेकर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसके अलावा रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज कैसी बनी, अलग अलग कॉलोनाइजेशन कैसा हुआ, डीकॉलोनाइजेशन यानी क्या, जो यूरोपीय ममालिक भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका में जाकर जिन्होंने कॉलोनी बनाया, वहाँ से फिर वो पूरे जितने भी कंट्रीज़ थे, मुल्क थे, आज़ाद हुए। उसके बाद पॉलिटिकल फ़िलासफ़ीज़ कैसी थी, कम्युनिज़म किसे कहते हैं, कैपिटलिज़म क्या है, सोशलिज़म क्या है, उनका इफ़ेक्ट क्या हुआ सोसाइटी पे, समाज पे, उसके बारे में सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद में साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय समाज की खसूसियात और उसकी डाइवर्सिटी के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। इसके बाद में भारत की जो ख़वातीन है, इंडियन वुमेन है, उनका जो रोल, उनके ऑर्गेनाइजेशन की पॉपुलेशन कितनी है, आबादी कितनी है, उनके मसाइल क्या है, उनकी गरीबी और डेवलपमेंट इश्यूज़ और शहरकारी, अर्बनाइजेशन, उसके प्रॉब्लम और उसका जो कैसे हम उसको हल कर सकते हैं, उसके बारे में सवालात पूछे जाते हैं। उसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी आलमकारी के भारतीय समाज पर क्या असरात हो रहे हैं। इसके अलावा सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज़म, रीजनलिज़म, सेकुलरिज़म, ये इसकी इस्तिलाह भी पूछी जाती है। समाजियात के ऊपर, कम्युनलिज़म के ऊपर, यानी भारत में अलहदगी पसंदी क्या है, सेकुलरिज़म के बारे में पूछा जाता है। साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिज़िकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस साउथ ईस्ट एशिया के और कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसका लोकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, इंडस्ट्री और उसका दुनिया पे क्या असर हो रहा है, इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा जियो फिज़िकल फेनोमेना के बारे में पूछा जाता है कि ज़लज़ले कहाँ आ रहे हैं, सुनामी कहाँ पर आतिशफ़शा है, कैसा कहाँ पर फटा है, कहाँ पर तूफ़ान आते हैं, उसके जोग्राफिकल फ़ीचर्स क्या है, लोकेशन कहाँ पर है, क्रिटिकल जोग्राफिकल एरिया कहाँ है, कहाँ पर वाटर बॉडीज़ है, फ्लोरा फाउना कैसा है और उससे कैसे बदल रहा है, इसके बारे में भी सवालात पूछे जाते हैं। अब ये जनरल स्टडीज़ का पेपर सेकंड है। इसमें ख़ास तौर पर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन पे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें ख़ास तौर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और उसके अलावा एवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंस, यानी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब कब बना, उसके बारे में पूछा जाता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है भारत यानी यूनियन और स्टेट्स की, भारतीय सरकार की, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, इश्यूज़ और चैलेंजेस कौन से हैं, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, डिस्प्यूट और मैकेनिज़्म के इंस्टीट्यूशंस के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो वर्क फोर्स से जो काम ले रही है, जेंडर बैलेंस यानी आदमी औरत का तनासुब कितना है, उसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स को इनकरेज करने के लिए कौन सी पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी स्कीम दी गई है, दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करके देखते हैं, पार्लियामेंट कैसी है। इसके अलावा असम्बली, अलग अलग स्टेट की असम्बली कैसी है, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है, वहाँ काम कैसे करती है, बिज़नेस कैसे चलता है, पावर कैसा है, यानी कि ताकत का जो तवाज़ुन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसा होता है, उसके बारे में सवाल होते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेट्स के बीच के ताल्लुक़ को यहाँ पर पूछा जाता है, इसके ऊपर सवालात पूछे जाते हैं। इसके अलावा पीपल्स एक्ट के बारे में सवालात आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में, उसके पावर्स के बारे में, उसके कितने पावर्स उनके हाथ में हैं,
उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या क्या काम कर सकती है, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, जुडिशल बॉडीज़ कौन सी है, उसके ऊपर उसकी क्या अहमियत है, उसके ऊपर सवाल आते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, उनके इंटरवेंशन, डेवलपमेंट, वेरियस सेक्टर के बारे में उसका डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, उसके ऊपर भी सवालात आते हैं। उसके अलावा एनजीओज़ के अलग अलग किस्म के एसोसिएशन, डोनर, चैरिटी इंस्टीट्यूशन और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बारे में भी सवालात आते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस होता है इंडस्ट्री का और दीगर चीज़ों का, एनजीओ का। उसके अलावा वेलफेयर स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है, उसका कैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पॉपुलेशन में, उसके ऊपर सवाल आते हैं। और उसके मैकेनिज़्म कैसा रहेगा, उसके क़ानून क्या है, लॉज क्या है, उसे कौन से इंस्टीट्यूशन के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन सी बॉडी उसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, प्रोटेक्शन कैसा रहेगा। तो ये इसके बारे में बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं जैसे कि सोशल सेक्टर, सर्विस, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पावर्टी, हंगर, इसके बारे में भी बहुत सारे सवालात आते हैं और ये सवालात के लिए आपको डिटेल में पढ़ाई करना ज़रूरी है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है गवर्नेंस के, ख़ास तौर पर ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि आरटीआई आने के बाद से जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, अकाउंटेबिलिटी के बारे में, यानी कौन जवाबदेही से ये काम कर रहा है, ई गवर्नेंस कितना कारगर है, कितना ऑनलाइन काम हो रहे हैं। उसके अलावा उसके मॉडल्स क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, पोटेंशियल कितना है, सिटीजन्स कौन काम कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस के और दीगर चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी कितनी है, इसके बारे में भी सवालात पूछे जाते हैं। सिविल सर्विसेज का रोल पूछा जाता है डेमोक्रेसी में। भारत और भारत के पड़ोसी ममालिक के रिलेशंस के बारे में पूछा जाता है। बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स के बारे में एग्रीमेंट जो होते हैं, जैसे कि आसियान है, सार्क है, ऐसे जो ग्रुप है, या फिर नेटो है, सीटो है, इसके बारे में भी सवालात पूछे जाते हैं। और जो पॉलिसीज़ है उसका पॉलिटिक्स पे क्या असर हो रहा है, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ के भारत के इंटरेस्ट को आप कैसे कंट्रोल में लाएंगे और उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, एजेंसीज़ है, उसका स्ट्रक्चर है पूरे दुनिया में, उसके बारे में सवालात पूछे जाते हैं। आईएएस का जो सिलेबस का जनरल स्टडीज़ का पेपर 3 है वो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर होता है। इसमें ख़ास तौर पर भारत की जो इकोनॉमी है, माशियात है, उसको कैसा बढ़ाना, उसका डेवलपमेंट कैसा करना, उसका बजट कैसा बनाना, उसकी ग्रोथ कैसा करना, इस बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी फसलें, कौन कौन सी क्रॉप्स कहाँ पर उगाई जाती है, इरिगेशन यानी कहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी कौन सी है, स्टोरेज की, ट्रांसपोर्ट की, मार्केटिंग की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की। अब ये सब चीज़ें ई टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं किसान, इस बारे में पूछा जाता है। इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ के बारे में पूछा जाता है। सपोर्ट पॉलिसी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी राशन वगैरह कैसा तकसीम करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शनिंग क्या है, लिमिटेशंस क्या है, टेक्नोलॉजी का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, बफर स्टॉक को कैसे आप संभालेंगे। उसी तरीके से एनिमल हस्बेंड्री के भी इस शोबे को ख़ास तौर पर ध्यान दिया जाता है। फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है उसकी स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसका लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पर वो तरक्की पा रही है, सप्लाई चेन कैसी है, उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। उसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स के बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। लैंड रिफॉर्म्स यानी भारत में जब से भूदान चळवळ शुरू हुई थी विनोबा भावे के ज़माने से, तब से कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई है, उसका क्या फ़र्क पड़ा, लिबरलाइजेशन के बाद में इकोनॉमी पर क्या असर हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में कौन कौन सी चीज़ चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी हुई, कितनी बढ़ी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, एनर्जी, पोर्ट्स, बिजली, एयरपोर्ट, रेलवे वगैरह का स्ट्रक्चर कैसा बढ़ा, इस बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में भी सवाल आते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह, इसके बारे में भी पूछा जाता है। इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, एवरीडे लाइफ, इसके बारे में भी सवालात पूछे जाते हैं। और भारत ने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की साइंस और टेक्नोलॉजी में, इंडाइजेनाइजेशन में, टेक्नोलॉजी में,
और भारत जो उभरता हुआ टेक्नोलॉजी का सितारा बना है, इसके बारे में भी सवालात पूछे जाते हैं। इसके अलावा आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, उसके बारे में सवाल किए जाते हैं। उसके अलावा जो कंजर्वेशन है यानी तहफ़्फ़ुज़ करना है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को आपने रोकना है, एनवायरनमेंट से मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज़म जो बढ़ रहा है उसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस है उसके बारे में भी सवालात पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी को कितना आप मजबूत बना सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क के कौन कौन सी चीज़ें हैं, मुतबादिल है, मीडिया का क्या रोल है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या काम कर रही है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, और साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स की भी आपको मालूमात होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग, उससे मुतालिक जो क़ानून है उसके बारे में मालूमात करना, और उसके अलावा उसको रोकथाम कैसे करेंगे, सिक्योरिटी चैलेंजेस और उसका मैनेजमेंट, और उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म से कैसे बचाव करेंगे इसके बारे में सवालात करते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज कौन कौन सी है उसके बारे में भी सवालात पूछे जाते हैं, जैसे कि आईटीबीपी या फिर बीएसएफ वगैरह, सीआरपीएफ, इसके बारे में सवालात पूछे जाते हैं। अभी आईएएस का जो एथिक्स का सिलेबस है पेपर 4 में आता है, ये थोड़ा अलग पेपर होता है। इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। अब ये पेपर में बहुत सारे जो सवालात हैं वो एथिक्स से और एटीट्यूड से मुतालिक होते हैं। भारत को कैसे इंटीग्रेट करना है, पब्लिक लाइफ के बारे में, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आपको स्टडी करके सवालात हासिल करना है। इसमें ख़ास तौर पर जो इंसानियत दोस्त ताल्लुक़ात होते हैं, जैसे कि उसकी एथिक्स को ध्यान में रखना है, ह्यूमन इंटरफेस को ध्यान में रखना है, पब्लिक रिलेशनशिप, प्राइवेट रिलेशनशिप, और उसके अलावा टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये तमाम चीज़ों को उससे जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन के बारे में, इन्फ्लुएंस और रिलेशन के बारे में, बिहेवियर, मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन, इस सब के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। इसके अलावा एप्टीट्यूड और फाउंडेशन वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज कौन सी ज़रूरी है। सबसे पहले इंटीग्रिटी यानी इत्तेहाद होना, इम्पार्शियलिटी यानी कोई भेदभाव नहीं करना, नॉन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, पब्लिक सर्विस। इसका सबसे अहम काम है पब्लिक सर्विस, क्योंकि इसे कहते ही पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके कंसेप्ट और यूटिलिटी और एप्लीकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स, फिलोसोफर्स और भारत और दुनिया के दूसरे फिलोसोफर्स के जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी इसमें सवालात पूछे जाते हैं। अब ये जो पब्लिक सिविल सर्विसेज है उसमें आमतौर पर एथिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड में रहना चाहिए। आपको एथिकल कंसर्न्स और गवर्नमेंट के बीच में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉ यानी क़ानून, रूल्स, रेगुलेशंस, इन सब को आपने एथिकल गाइडेंस के ज़रिए सॉल्व करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी और एथिकल गवर्नेंस बहुत ज़रूरी होता है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज़, गवर्नेंस, एथिकल इश्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन, फंडिंग, कॉरपोरेट गवर्नेंस, इस बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रॉबिटी एंड गवर्नेंस, इसके बारे में आपको सवालात करते हैं। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फिलोसफिकल बेसिस के क्वेश्चन होते हैं। ये गवर्नेंस जो है प्रॉबिटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड्स ऑफ एथिक्स, कोड्स ऑफ कंडक्ट, सिटीजन्स चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ अर्बन करप्शन, ये सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी हर सब्जेक्ट टॉपिक के ऊपर केस स्टडी के बारे में भी आपको मालूमात हासिल करके रखना ज़रूरी है। अब ये जो आईएएस है इसमें लैंग्वेज में अब देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये सब्जेक्ट के बारे में एक मुख्तसर मालूमात देखेंगे। इसमें 25 सब्जेक्ट है मेन एग्ज़ाम में, आपको उसमें से चूज़ करना है लैंग्वेजेस में से।
अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है 500 मार्क्स के लिए होता है, 1750 में से 30% का टोटल होता है। अब जो कैंडिडेट को जो सब्जेक्ट जो चूज़ करेगा वो केयरफुली उसे चूज़ करना चाहिए। एग्रीकल्चर से एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसफी, फिज़िक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, ये तमाम सब्जेक्ट के बारे में मालूमात रहना ज़रूरी है। इसके अलावा कैंडिडेट को लिटरेचर में से कोई एक लैंग्वेज को चूज़ करना है इंग्लिश के अलावा, तो इसमें आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश है। इसमें से इंग्लिश कंपलसरी होती है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा